हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो आज का हमारा डिस्कशन सेकंड रहेगा एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फिफ्थ का। फर्स्ट डिस्कशन में हम लोग अपने कुछ 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे। आज का डिस्कशन 2 है, इसमें हम लोग 4 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार ये डिस्कशंस क्यों पढ़े हम लोग, तो बता दूँ आप लोग को, अभी यूटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, सीटेट का भी हुआ है और बाकी अभी आने वाला भी है। जुलाई में उसका एग्ज़ाम होता है, तो मार्च या अप्रैल में फॉर्म्स निकल जाएंगे। तो उसके लिए आपको ईवीएस पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर तो फिर कहीं नहीं गए ना। 15 नंबर के लिए आपको ये डिस्कशंस पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो देखते हैं आज का कंटेंट क्या है। तो हम लोग कुछ 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे इस वीडियो में या इस डिस्कशन में, जिसमें से कि पहला चैप्टर रहेगा एवरी ड्रॉप काउंट्स, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, फिर है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज और फिर है अप यू गो। अब बात आती है भाई, ये चैप्टर्स के नेम तो कुछ कुछ समझ आ रहे हैं, लेकिन है क्या इसमें। देखो, जैसे पहला चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब हर एक पानी की बूंद यहाँ मायने रखती है, काउंट करती है। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है वेल इसमें। तो चैप्टर कुछ शुरू होता है एवरी ड्रॉप काउंट्स, घड़ी सिसार इज इन जैसलमेर। सबसे पहली बात तो यही आ गई भाई, घड़ी सिसार जैसलमेर है, जैसलमेर में है। और इसी लाइन से हमें समझ आ जाता है कि स्टोरी कुछ जैसलमेर राजस्थान की रही होगी, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रेन वाटर कलेक्टेड इन घड़ी सिसार एंड इज़ यूज फॉर होल ईयर। तो जो बारिश का पानी होता है, पहली बात तो राजस्थान में बारिश नहीं होती, और अगर जो होती भी है तो वो उसको कलेक्ट किया जाता था और उसको पूरे साल यूज़ किया जाता था। 9 लेक हुआ करते थे और एक ही लेक से सारे बाकी के जो 8 लेक्स थे वो फिल हो जाते थे। कैसे? एक लेक पानी का भरा, उसमें जैसे ही वो ओवरफ्लो होगा तो पानी दूसरे लेक में चला जाएगा, फिर दूसरा लेक भरेगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे 9 के 9 लेक्स भर जाएंगे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ, प्रेजेंट में 2021 में, तो आज एक भी लेक नहीं बचा है वहाँ पर, बिकॉज सारे लेक्स पे या 9 के 9 कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में घर आ गए हैं, मॉन्यूमेंट्स आ गए हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। ओके, फिर लिखा हुआ है जैसलमेर गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल वंस इन अ ईयर और समटाइम्स इवन नॉट दैट। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार, या वो भी नहीं होती है। आज भी लोग पानी कहाँ से लेते हैं? जो पुराने लेक्स हुआ करते थे, धारा, स्टेप वेल्स, नौला, इन सब से। और कुछ जगह पर, जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे उत्तराखंड में, यहाँ पर जब भी कोई नई ब्राइड आती है, बोला जाए तो कोई दुल्हन आती है, तो वो सबसे पहले किसी धारा पर या किसी पॉन्ड पर जाती है मत्था टेकने, या बोला जाए तो उसकी पूजा करने की, पानी ऐसे ही आता रहे और लोगों को पानी की कभी दिक्कत महसूस ना करनी पड़े। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स आर फिल्ड विद रेन वाटर पीपल गैदर अराउंड द लेक्स टू सेलिब्रेट। कई जगहों पर जब लेक्स पानी से भर जाते थे तो लोग लेक के चारों तरफ इकट्ठा होते थे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि इससे ये होता था कि वो उनका अगला जो आने वाला साल है उसमें उन्हें पानी की दिक्कत शायद महसूस ना करनी पड़े। ओके, चलते हैं आगे। अब बात आती है कि भाई जो कुएं हैं या जो वेल्स हैं वो सूख क्यों गए। वो इसलिए सूख गए क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स, या जैसे बोला जाता है समरसेबल, उससे हम लोगों ने सारा पानी ग्राउंड से हम लोग पंप कर रहे हैं, मतलब अपने घर में ले रहे हैं। उसके बाद जो लेक्स, वो लेक्स जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता था, अब वो नहीं बचे। जैसे अभी हमने पढ़ा घड़ी सीसार में जो लेक्स थे 9, उनमें मॉन्यूमेंट्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, जो ट्रीज़ हैं या जो पार्क्स हैं, उनका जो सरफेस है वो सीमेंट से कवर कर दिया, तो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा है। अब जब ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा पाएगा तो पानी मिलेगा कहाँ से? यहाँ पर लिखा हुआ था, थिंक ओवर इट, इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर। 1986 में कोई बारिश नहीं हुई जोधपुर में एंड द सराउंडिंग एरियाज। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल बाउली। अब लोगों को याद आया कि यार हाँ, स्टेप वेल भी तो हुआ करती थी कुछ। स्टेप वेल क्या होता है कि जैसे कुएं होता है ना, उसी टाइप की होती है। इसमें स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से आपको नीचे उतरना होता है।
फिर पानी भरकर फिर ऊपर आओ, ये था। तो उन्होंने स्टेप वेल को क्लीन करा और 200 से भी ज़्यादा ट्रक्स गार्बेज के भरे, मतलब भरकर भेजे। सारे लोगों ने मनी कलेक्ट करा और फाइनली स्टेप वेल में से उनको थोड़ा सा पानी मिला। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, कुछ सालों बाद जैसे ही बारिश हुई, अगेन स्टेप वेल को सब लोग भूल गए कि उन्होंने हमारी जब हम लोग परेशान थे उस टाइम पर सहायता करी थी, वो सब कुछ भूल गए और अपना जो बारिश का पानी था उसमें ही काम चलाया और आगे चलते रहे। ओके, चलते हैं आगे। अब लिखा हुआ है थ्रू द आईज ऑफ अल बरूनी। अब पहली बात आती है कि मतलब क्या है। अल बरूनी ने अपनी आंखों से क्या देखा और फिर क्या लिखा इंडिया के बारे में, ये सब बताया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले ही ये पॉइंट आ जाता है कि अल बरूनी आया कहाँ से था। तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। लिखा हुआ है मोर देन 1000 years ago अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। 1000 साल पहले एक ट्रैवलर इंडिया आया जिसका नाम अल बरूनी था, उज्बेकिस्तान से आया था। उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें इंडिया के बारे में देखी और मतलब बोलते ना समझी। उसके बाद लिखा, क्या लिखा उन्होंने कि यहाँ के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो पॉन्ड्स बनाने में, मतलब तालाब बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड हैं। अगर मेरे लोग देखेंगे इन्हें, मतलब मेरे कंट्री के लोग देखेंगे इन्हें, तो वो लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि इतना अच्छा ये लोग कैसे बना सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मतलब इंडिया के लोग क्या करते हैं, रॉक्स को मर्ज करते हैं, मतलब रॉक्स को इकट्ठा करते हैं, ईंटों को या पत्थरों को इकट्ठा करते हैं, सबको आयरन की रॉड से जॉइन करते हैं ताकि एक चबूतरा बन जाए लेक के चारों तरफ। उसके बाद ऊपर नीचे जाने के लिए स्टेयर्स बनाते हैं एंड जो स्टेयर्स होती हैं वो ऊपर आने के लिए या नीचे जाने के लिए अलग अलग होती हैं, जिस वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब भीड़ नहीं होगी। ओके, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये था कि पहली बात अल बरूनी आए कहाँ से थे। तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे और उन्हें किसके बारे में बात करी थी, उन्होंने चबूतरे के बारे में बात करी थी। एंड ये भी बताया था कि बहुत लंबी लंबी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर नीचे आने जाने के लिए अलग अलग हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। अब हम लोग पानी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अभी तक तो ये पढ़ा कि भाई कैसे हर ड्रॉप काउंट करती है। अब पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। मतलब सारे ओशंस का, सारे सीज का, बोला जाए सारे समुद्र का और सारे सागर का पानी जो होता है वो नमकीन होता है। डेड सी में सबसे ज़्यादा नमक है। माना जाता है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। कोई भी डेड सी में डूब नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, इस वजह से, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और जो भी पर्सन अगर गया वहाँ पर तो वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करने लगेगा, मतलब तैरने लगेगा। ओके, चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं डांडी मार्च के बारे में। तो ये मार्च कुछ 1930 में स्टार्ट हुआ और करा किसने था ये स्टार्ट, ये गांधी जी ने शुरू करा था, बिल्कुल। तो ये मार्च 1930 में शुरू हुआ। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले बहुत सालों तक ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया कि अब जो इंडिया के लोग होंगे वो अपने घर में नमक नहीं बना सकते। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। जिसने भी ये लॉ नहीं माना या तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन अब गांधी जी के पास एक क्वेश्चन आता है कि एक इंसान कैसे रह सकता है बिना नमक के। तो गांधी जी ने कहा कि भाई एक लॉ, बोलते हैं ना एक लॉ की क्या औकात, कि वो हमें, जो हमें नेचर ने दिया है उसको फ्रीली यूज़ ना करने दे। तो गांधी जी ने इस वजह से यात्रा शुरू करी, एक लॉन्ग वॉक शुरू करा अहमदाबाद से दिल्ली तक, जिसको कहा गया डांडी मार्च। ये शुरू कब हुआ था, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और कब तक चला था ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अब बात आती है कि आपको पता है सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। तो लिखा हुआ है द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। तो जो नमक का पानी होता है, या इस तरह समझिए, जो भी सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, रेत होता है, उसमें गड्ढे कर लिए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही टाइड्स आएंगी या पानी शोर की तरफ को आएगा, किनारे की तरफ आएगा, तो उन गड्ढों में इकट्ठा हो जाएगा। फिर धूप पड़ने की वजह से पानी सारा उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और उसमें क्या रह जाएगा, केवल
नमक रह जाएगा। तो इस तरह से सॉल्ट को बनाया जाता था। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता था। कोई भी पूछ सकता है आपसे, चाहे एग्जाम में ना पूछा जाए बट पता होना चाहिए, बिकॉज नमक एक ऐसी चीज़ है जो जिसके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। ओके, चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 आ जाता है ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, एक ट्रीट मच्छरों के लिए। तो मलेरिया मॉस्किटोज के काटने की वजह से होता है। मलेरिया केवल फीमेल मॉस्किटोज करती हैं, जिनको एनोफ्लीज बोला जाता है। मलेरिया में फीवर आता है जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और यहाँ तक कि बुखार आता है और ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद लिखा हुआ है आयरन कैन बी फाउंड इन जैगरी, आंवला एंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आयरन जैगरी में मतलब गुड़ में, आंवला में, और जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें मिलता है। मॉस्किटो अपने अंडे पानी में देती हैं, जिसमें से लार्वे हैच होते हैं। आप लोग को पता होगा जब डेंगू चलता है, जब अगस्त सितंबर में, तो बोला जाता है ना कि अगर आपके कूलर में पानी भरा हुआ है तो आप उसको खाली करते रहो, नया पानी भरते रहो। कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ो जिस पर पानी खट्टा हो रखा हो और मॉस्किटोज अपने अंडे दे दें, क्योंकि अगर अंडे दे देंगे उसमें से फिर लार्वे हैच होंगे और उससे मच्छर बनेंगे और वो फिर डेंगू का कारण एक बन सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेस लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स। जो फ्लाइज होती हैं मतलब मक्खियाँ होती हैं, वो डिसीज स्प्रेड करती हैं, जैसे स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली। एल्गी इज अ काइंड ऑफ प्लांट दैट स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एल्गी एक टाइप का प्लांट है जो मेनली रेनी सीजन में देखने को मिलता है। एल्गी अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो काई होती है, काई जिसको हम बोलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन होता है। तो काई एक टाइप का प्लांट है जो रेनी सीजन में ही फैलता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक इज रोनाल्ड रॉस। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता थी। एक मॉस्किटो के स्टमक में जिस साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से हमें मलेरिया हो रहा है, वो साइंटिस्ट का नाम है रोनाल्ड रॉस। उन्होंने कहा पहले क्या माना जाता था कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, डिसीज ऑफ बैड एयर, कि हवा बहुत गंदी चल रही है या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मलेरिया हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटोज कैसे मिली, मतलब उनका पहचान कैसे हुई, तो वो ब्राउनिश देखने में ब्राउनिश कलर होता है उनका, और जो उनके पंख होते हैं उसमें स्पॉट्स होते हैं। ओके, मेडिसिन क्या है मलेरिया की? ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। सुखाकर और पाउडर बनाकर सिंकोना ट्री की जो बार्क होती है उससे वो एक मेडिसिन का काम करती है। पहले लोग क्या करते थे, बार्क पाउडर को बॉईल करते थे, पानी को स्ट्रेन करते थे, मतलब छानते थे, और वो फिर पेशेंट्स को दिया जाता था। लेकिन आजकल तो टैबलेट्स आ गई हैं। अब बात आती है अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। अब अनीमिया किस चीज़ से होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया होता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाइए। ठंड में तो सर्दियों में आप लोग गुड़ खाइए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in municipal corporation school in Delhi suffer from anemia। 17 नवंबर 2007 को thousands of children, बहुत सारे बच्चे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में पढ़ते थे दिल्ली में, वो अनीमिया से सफ़र कर रहे थे। उस वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अफेक्ट हो रही थी। अनीमिया की वजह से बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उनका एनर्जी लेवल भी बहुत कम था। जब आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, तो क्या पढ़ाई कर पाओगे? नहीं। ऐसा ही उन बच्चों के साथ हुआ, वो लोग ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। हेल्थ चेकअप्स हुए स्कूल में और हेल्थ कार्ड्स बने, और फिर एनीमिक बच्चों को, सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी एनीमिया था, उनको आयरन की टैबलेट्स दी गई। कुछ टाइम तक एनीमिया की टैबलेट्स दी गई, फिर उनको काफ़ी बार हेल्थ चेकअप हुआ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोली, आंवला खाने के लिए बोला, तब जाकर वो लोग ठीक हुए। तो ऐसा आप लोग मत करना, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 9 अप यू गो, कितना ऊपर तक आप जा सकते हो।
लिखा हुआ है क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। अब एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? हेल्प अदर्स इन कैरिंग द बैग, दूसरों की सहायता करना बैग को कैरी करने में। ग्रुप को बोलते रहना तुम आगे चलो, तुम खुद अपने आप लास्ट में चलो ताकि कोई बंदा आपके पीछे ना रह जाए। उनकी हेल्प करना जो अच्छे से चढ़ नहीं पा रहे हैं। एक अच्छी प्लेस ढूंढो जहाँ पर आप स्टॉप मतलब रुक सको और रेस्ट कर सको। उनकी तरफ देखो जो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और फूड अरेंज करो पूरे ग्रुप के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश इवन व्हेन समवन एल्स हैव हैड अ मिस्टेक। ग्रुप के लीडर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, या यही बोल सकते हैं कि अगर मिस्टेक किसी ने करी है, किसी और ने करी है, पनिशमेंट आपको मिलेगी। ये तो कई बार होता है, मिस्टेक करे कोई और पनिशमेंट आपको खानी पड़ेगी बिकॉज यू आर द लीडर। फिर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक लड़की जो पहाड़ पर चढ़ रही है। विटामिन्स एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। विटामिन्स और आयरन हमें स्ट्रेंथ देता है और ठंड से बचाता है। ये स्टोरी थी कुछ टेकला विलेज की जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। उसके बाद जब हम लोग किसी भी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और जो हमारी कमर होती है, बैक जो होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके। फिर लिखा हुआ है, बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन है और 5th वुमेन है पूरे वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंची। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। अब ये बात है कुछ बछेंद्री पाल जो फर्स्ट इंडियन वुमेन और 5th वुमेन पूरे दुनिया में थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी, उनकी कुछ स्टोरी है। एक 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन्स वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक। एक 12 साल की लड़की जो माउंटेन्स पर रहती थी वो स्कूल पिकनिक पर गई। वो माउंटेन पीक पर चढ़ी 4000 मीटर पर। गर्ल्स फन के लिए कर रही थी, एडवेंचर के लिए, लेकिन बहुत जल्दी अंधेरा हो गया और वो लोग वापस नहीं आ पाए। ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा डरावना था, कोई खाने के लिए नहीं था, लेकिन कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और जब बोलते हैं ना, जब भूख लगती है तो 1 घंटा या 1 मिनट भी ऐसी लगती है जैसे कितने दिन हो गए हों। वैसे उनके लिए बहुत लंबी नाइट थी। दिस हैपन टू बछेंद्री पाल व्हेन शी प्लेड इवन व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल। तो ये कब हुआ? ये जब वो 12 साल की थी। ओके। उसके बाद तो ये लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर थी ये। इनकी स्टोरी कुछ ये थी कि ये 7 विमेंस थी 18 मेंबर टीम में, जो कि उत्तराखंड से थी। उसके बाद ये 15 मई को उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है, हम लोग 14 मई को डिसाइड करा कि हम लोग माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे। ओके। टीम 15 मई को चढ़ी। रात में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। 7300 मीटर्स पर पहुंचकर टेंट्स लगाए, सो गए। एक रात को बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे बोलते हैं ना कोई पहाड़ गिर गया, ऐसी कोई आवाज़ आई। उनका टेंट सारा ख़त्म हो गया। एंड स्नो स्टॉर्म था, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई थी उस टाइम पर। बछेंद्री पाल जो थी वो ऑलमोस्ट स्नो के अंदर दब गई थी एंड उनके सिर पर चोट लगी थी। बहुत सारे मेंबर्स भी इंजर्ड हो गए थे। उन्होंने और लोग जो थे उनकी टीम 18 मेंबर्स की टीम में उन्होंने स्नो को खोदा और बछेंद्री पाल जी को बाहर निकाला। बहुत रेस्ट जो भी सारे मेंबर्स थे वो वापस अपने कैंप पर चले गए, लेकिन बछेंद्री पाल और उनकी एक फ्रेंड वो दोनों नहीं माने और वो लोग वापस चलते चले गए। और 23 मई को उन लोगों ने 8900 मीटर्स हाई माउंट एवरेस्ट पर अपना पैर रखा, जिसको कहा जाता है सागरमत्था इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट को सागरमत्था ही बोला जाता है, जो कि नेपाल में है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो चोटी थी वो इतनी स्टीप थी कि एक ही बंदा उस पर खड़ा हो सकता था, 2 होते तो एक ना एक गिरता। तो उन्होंने क्या करा, एक वहाँ पर छोटा सा होल बनाया ताकि वो दोनों खड़े हो सके। दोनों खड़े हुए। बछेंद्री पाल जी ने इंडिया का झंडा लहराया और कुछ फोटोग्राफ्स लिए और 43 मिनट्स वो लोग उसी पीक पर रहे। ये चीज़ इंटरेस्टिंग थी। बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी और 5th वुमेन इन द वर्ल्ड जो कि माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंची। ओके। आप लोग वैसे ये स्टोरी पूरी लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं।
सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी।